Yes. So today we are going to talk about one of the famous Indian novelists, which is R.K. Narayan. हमने अभी तक जो इंडियन राइटर्स हैं उनकी बात की। इंडियन राइटर्स के एक्वेंटेंस का ये टॉपिक चल रहा है और आज हम बात करने वाले हैं R.K. नारायण की। उस दिन हमने कहा था कि मुल्कराज आनंद, राजा राव और R.K. नारायण जो हैं वो ट्रियोज़ में से एक हैं। ठीक है, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के जो ट्रियोज़ हैं उनमें से ये तीनों हैं, तो आप इनके नाम याद रखना। जो उनका R.K. नारायण कौन है? R.K. नारायण का पूरा नाम क्या है? तो रष्टिपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी। वो फिल्म है ना, कौन सी, धमाल। अभी नाम बताते बताते गोवा आ जाएगा वो वाली। ठीक है, कृष्ण स्वामी मुत्तु स्वामी वेणुगोपाल अय्यर। ठीक है, तो वो वाला बहुत बड़ा नाम है, एक ही नाम है लेकिन ध्यान रखना, R.K. नारायण। ये एक नॉवेलिस्ट थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। शॉर्ट स्टोरी राइटर मतलब छोटी कहानियाँ लिखते थे। शॉर्ट स्टोरी का मतलब ये होता है जो कहानी 500 शब्द से लगाकर 10,000 शब्द की होती है, 10,000 वर्ड्स की, उसको शॉर्ट स्टोरी कहते हैं। शॉर्ट स्टोरी मतलब ऐसा नहीं कि वो एक कौआ था ने एक वो पानी में कंकड़ डालने, वो कोई ऐसी शॉर्ट स्टोरी नहीं है। ठीक है, आप वो कोई ये जो हेयर एंड टॉर्टस वाली स्टोरी को शॉर्ट स्टोरी मत समझना। ठीक है, वो फेबल्स हैं, बहुत छोटी फेबल्स हैं। शॉर्ट स्टोरी का जो लिमिट होता है ना, 500 वर्ड्स टू 10,000 वर्ड्स तक होता है। हाँ, पार्ट ऑफ द ट्रियो ऑफ इंडियन इंग्लिश नॉवेलिस्ट, ये इंडियन इंग्लिश नॉवेलिस्ट जो थे उसके ट्रियो का एक पार्ट है। इनका टाइम पीरियड हम देखते हैं 1906 टू 2001। ये भी अभी से लगभग 25 साल 24-25 साल पहले इनकी डेथ हुई है। हाँ, नेक्स्ट हम देखते हैं इनके लिटरेरी वर्क्स, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। R.K. नारायण के वर्क्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, कोशिश कीजिएगा कि आपको सारे ही याद हों। ठीक है, एक भी इसमें छूटना नहीं चाहिए। ऑलमोस्ट मतलब फेमस है वो तो याद रखने ही रखने हैं। अब मेजर जो लिटरेरी वर्क्स हैं इनके वो कौन कौन से हैं उसकी बात करते हैं। सबसे पहला है स्वामी एंड फ्रेंड्स। क्या नाम है? स्वामी एंड फ्रेंड्स। आपको अगर पता हो तो एक मालगुडी नाम की एक सीरीज चलती थी बचपन में, आपने कभी देखी हो तो, दूरदर्शन पे वगैरह आती थी ये। ठीक है, तो उसमें द फर्स्ट नॉवल इन द बिलव्ड मालगुडी सीरीज, मालगुडी नाम की एक पूरी धारावाहिक चलती थी R.K. नारायण की। ठीक है, वो R.K. नारायण की सीरीज पर बेस्ड थी, स्वामी एंड फ्रेंड्स पर बेस्ड थी। इट इंट्रोड्यूसेस द फिक्शनल साउथ इंडियन टाउन एंड इट्स क्वर्की inhabitants through the innocent and often humorous eyes of spirited young boy स्वामी। देखो, एक बात तो आपको ये याद रखनी है, जैसे हमने टॉमस हार्डी के बारे में देखा था कि वो फेमस थे अपने एक फिक्शनल टाउन वेसेक्स के लिए। टॉमस हार्डी जो है वो कौन से टाउन के लिए? वेसेक्स नाम का एक टाउन था जो फिक्शनल था, जो वास्तविकता में था नहीं धरातल पर, लेकिन उन्होंने एक ऐसा काल्पनिक कस्बा टाउन, एक छोटा शहर बनाया था। वैसे वैसे ये मालगुडी नाम की वास्तव में कोई जगह नहीं है, ये उनका फिक्शनल टाउन है, ये एक काल्पनिक जगह है जहाँ पे क्या करते हैं लोग। एक मालगुडी जो सीरीज़ है उसमें क्या होता है कि एक साउथ इंडियन टाउन है, एक छोटा शहर है, एंड इट्स क्वर्की इनहेबिटेंट्स, इसके जो अजीब से निवासी हैं वो क्या करते हैं कि थ्रू द इनोसेंट एंड ऑफन ह्यूमरस आइज ऑफ अ स्पिरिटेड यंग बॉय स्वामी, स्वामी की दृष्टि से स्वामी उन लोगों को कैसे देखता है उस दृष्टि से इसको उन भोले भाले जो लोग हैं उनको बताया गया है। द नॉवल क्रॉनिकल्स स्वामी स्कूल एडवेंचर्स, इसमें स्वामी के कुछ स्कूल के किस्से हैं वो बताए गए हैं, दोस्ती के किस्से और कुछ विद्रोह के जो किस्से हैं वो कुछ इसमें बताए गए हैं। अगेंस्ट द मोनोटोनी, मोनोटोनी मतलब उबाऊ, नीरस, अगेंस्ट द मोनोटोनी ऑफ स्कूल लाइफ, स्कूल लाइफ की जो बोरियत है उससे रिलेटेड कई सारी बच्चों के लिए बच्चों काफ़ी आकर्षित करती है चीज़ें। ऑफरिंग अ चार्मिंग एंड नॉस्टैल्जिक, नॉस्टैल्जिक का मतलब
जो पुरानी जो चीज़ें होती हैं उनको याद जहाँ पे किया जाता है उसको नॉस्टैल्जिक कहते हैं, ठीक है, नॉस्टैल्जिया। पोर्ट्रेयल मतलब चित्रण ऑफ चाइल्डहुड इन प्री इंडिपेंडेंस इंडियन सेटिंग। ये बात कब की हो रही है? प्री इंडिपेंडेंस इंडियन सेटिंग, मतलब आज़ादी के पहले की बात इसमें हो रही है, ठीक है। हाँ, अब इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं? इस स्वामी एंड फ्रेंड्स जो नॉवल है उसके एक सीरीज जो है उसके की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं? तो एक तो स्वामी नाम का लड़का है, वो क्या है? मिस्चीवियस है, बहुत शरारती है, एंड इमेजिनेटिव, बहुत कल्पनाशील व्यक्ति है, वो बहुत सोचने वाला व्यक्ति है, कल्पना करता है अजीब अजीब प्रकार की। लड़का है, स्कूल बॉय है, द सेंट्रल प्रोटेगनिस्ट, ये इसका मेन प्रोटेगनिस्ट है। उसके बाद मणि है, राजम है, ये राजम जो भी है उसका नाम अक्सर पूछता है, ठीक है। और सैम्यूअल द पी, ये स्वामी के दोस्त हैं, फॉर्मिंग द मालगुडी क्रिकेट क्लब, ये सब मिलके मालगुडी क्रिकेट क्लब भी बनाते हैं। तो आपको याद रखना है कि स्वामी का जो बेस्ट फ्रेंड था उसमें अक्सर ये रजम का नाम पूछा जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना है, ये कुछ इसके कैरेक्टर्स हैं। तो ये है हमारा स्वामी और फ्रेंड्स विच इज़ रिटन बाय R.K. नारायण, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट नॉवल है वो है द गाइड। अब गाइड भी एक बहुत शानदार नॉवल है, इसके ऊपर फिल्म भी बनी है उसी नाम से, द गाइड करके जो फिल्म है वो इसी नॉवल पर बेस्ड है, ठीक है। शायद हीरो राज कपूर है, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन शायद वो ही है। तो जो भी हो, लेकिन उनके ऊपर एक फिल्म बनी है इस नॉवल के ऊपर। ये क्या करता है कि नरेट्स द कैप्टिवेटिंग स्टोरी ऑफ राजू नाम का एक लड़का रहता है, ठीक है। वो उसकी पर्सनालिटी कैसी है? कैरिज्मेटिक है, एकदम जादुई पर्सनालिटी, करिश्माई पर्सनालिटी है, एंड कनिंग, वो थोड़ा चालाक भी है। और वो क्या था, राजू क्या था? एक टूर गाइड था, मतलब जो लोग जो आते हैं ना, विदेशी लोग जो आते हैं उनको रास्ते गाइड करता है कि यहाँ पे ये चीज़ है यहाँ पे, तो वो था ही। वो क्या करता है? थ्रू अ सीरीज ऑफ सर्कमस्टेंसेस ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ स्पिरिचुअल गुरु एंड देन अ रिलक्टेंट सेंट। वो परिस्थितियों से क्या होता है कि एक्चुअली क्या होता है कि उसमें एक लड़की आ जाती है उसकी लाइफ में जिसका नाम है रोजी नाम की लड़की आ जाती है, ठीक है। तो रोजी का हस्बैंड जो है वो काफ़ी इनडिफरेंट मतलब उदासीन है, मतलब उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, वैसा है, ठीक है। तो वो क्या होता है कि जो रोजी है वो उससे अट्रैक्ट हो जाती है, लेकिन ये राजू है जो फॉर्जरी का केस फॉर्जरी करता है। फॉर्जरी मतलब नकली सिग्नेचर वगैरह करता है, ठीक है। तो नकली सिग्नेचर से कुछ बैंक अकाउंट वगैरह खाली कर देता है और उसको फिर जेल हो जाती है। फिर वहाँ से वो चला जाता है और जेल से जैसे छूटता है वो वहाँ से निकल जाता है और निकल के एक वीरान गांव में वहाँ पे चला जाता है जहाँ पे बारिश काफ़ी टाइम से हो नहीं रही है, ठीक है। तो वो जैसे ही जाता है तो क्योंकि दाढ़ी वगैरह सब बढ़ गए उसके, जेल से होकर आया है, तो सारे लोग उसको ये समझते कि ये कोई साधु संत है, ठीक है, और उसकी पूजा करने लग जाते हैं। वो जबकि मना भी करता है मैं ऐसा कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन लोग मानते नहीं और उसकी पूजा करने लग जाते हैं और वो वास्तव में धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होने लगता है, ठीक है। इस टाइप की इसकी स्टोरी है कि बाय चांस वो एक सेंट बन जाता है बिना कुछ किए, एक नियति से जिसको हम कह सकते हैं, वो एक साधु बन जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है देखो, तो वो क्या होता है कि थ्रू अ सीरीज ऑफ सर्कमस्टांसेस, कुछ परिस्थितियों के कारण ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ स्पिरिचुअल गुरु, एक स्पिरिचुअल गुरु बन जाता है। देन अ रिलक्टेंट सेंट का मतलब जिसकी इच्छा नहीं थी बनने की, रिलक्टेंट अनिच्छुक, सेंट मतलब साधु। द नॉवल एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? बदलाव। क्या होता है? बदलाव, पूरी तरह बदलाव जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। द नेचर ऑफ बिलीफ, विश्वास, ठीक है, और डिसेप्शन मतलब धोखा, और एंड द ब्लर्ड लाइंस बिटवीन रियलिटी एंड इल्यूशन, कि रियलिटी और भ्रम जो है, एक कल्पना इमेजिनेशन वाली चीज़ें और रियलिटी जो है उसके बीच में ब्लर्ड लाइंस मतलब धुंधली जो चीज़ें हैं उसको क्लियर करता है। एज राजूज पास्ट कैचेज अप विथ
हिम ड्यूरिंग अ ड्रॉट। ठीक है, राजू का पास्ट उसको दिखाई देता है, ड्रॉट पड़ता है, ड्रॉट मतलब वहाँ पे सूखा पड़ता है। इट इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ हिज मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड सेलिब्रेटेड वर्क्स। आर के नारायण का सबसे अच्छा वर्क इसको माना जाता है और काफ़ी इसके ऊपर फिल्म भी बन गई है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। अब इसके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं वो देख लेते हैं कि 2-3 कैरेक्टर्स हैं, उनको याद रखना आपको कि राजू क्या होता है। राजू इसका प्रोटैगनिस्ट है। प्रोटैगनिस्ट मतलब मेन कैरेक्टर। ठीक है, और वो क्या था, एक फॉर्मर टूर गाइड था, लोगों को गाइड करता था। हुज जर्नी टेक्स हिम फ्रॉम अ मटेरियलिस्टिक टू अ स्पिरिचुअल फिगर। देखो ये क्वेश्चन सीधा सीधा नहीं पूछेगा। क्वेश्चन में क्या पूछेगा कि देयर इज ए कैरेक्टर हु ट्रांसफॉर्म्स और हु एक्सप्लोर्स और हु एक्सपीरियंस द लाइफ transforming from the materialistic to the spiritual figure. Name that character. ऐसा वो पूछेगा डायरेक्ट। तो फिर आपको लिखना पड़ेगा, थोड़ा बहुत आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए, तो आप कहोगे राजू। ठीक है, अब रोजी कौन थी? रोजी थी एक गिफ्टेड डांसर थी। पहली बात, रोजी जो थी वो क्या थी, एक गिफ्टेड डांसर थी, मतलब एक बहुत अच्छा डांस वो करना जानती थी। लेकिन उसका हस्बैंड जो था वो उसके प्रति उदासीन था, उसको उसकी आर्ट वगैरह से कोई लेना देना नहीं था, वो उसके ऑफिस के काम में हमेशा बिजी रहता था। हुम राजू हेल्प्स टू परस्यू हर पैशन। राजू क्या करता है कि उसकी डांस की कला को निखारने की कोशिश करता है, उसको सपोर्ट करता है, और उसकी वजह से साथ जब बढ़ता है उनका, तो उनका क्या हो जाता है, अफेयर चल जाता है, बिकमिंग हर मैनेजर एंड हर लवर। ठीक है, दोनों प्रेम प्रसंग में पड़ जाते हैं, राजू और रोजी दोनों। रोजी एक विदेशी महिला है। ठीक है, अब मार्को कौन है? मार्को जो है इसका रोजी का हस्बैंड है, आर्कियोलॉजिस्ट है, मतलब पुरातत्वविद। इसका मतलब ये होता है कि जो पुरानी इमारतों वगैरह में से या जो खुदाई करके जो चीज़ें मूर्तियाँ वगैरह निकालते हैं ना, वो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं। हाँ हाँ, सभ्यता वगैरह जो खोज करते हैं ना, वही वाले। तो वो एक आर्कियोलॉजिस्ट है, उसका हस्बैंड था, एंड ही इज़ इनडिफरेंट। वो काफ़ी उदासीन है टू हर आर्टिस्टिक टैलेंट्स, कि जो उसके पास आर्टिस्टिक टैलेंट कौन सी थी उसके पास, डांसिंग की। उसका डांस मतलब शी वॉज अ बॉर्न आर्टिस्ट, बॉर्न डांसर। ठीक है, गिफ्टेड डांसर। तो इस वजह से उसका मन था डांस करने का, कुछ सीखने का, और वो था कि उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता था। तो इधर से जो राजू है वो उसको गाइड करता है, बीच बीच में उनका कांटेक्ट बढ़ता है, और फिर वो क्या होता है कि दोनों में प्रेम प्रसंग होता है, और फिर वो उसको भी छोड़कर चला जाता है, फॉर्जरी करता है। राजू जो होता है वो फॉर्जरी करता है, मतलब धोखाधड़ी करता है। ठीक है, इसका फेमस कोट ज़रूर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आई एम नॉट अ सेंट। डायरेक्ट लाइन आएगी आपके ऐसी कि आई एम नॉट अ सेंट, आई एम जस्ट अ फेलो हु हैज़ स्ट्रेड इनटू अ विलेज एंड इज ट्राइंग टू गेट आउट। मैं कोई साधु संत नहीं हूँ, मैं तो एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो भटक गया था और इस गांव में आ गया था, और मैं यहाँ से निकलना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये इसका द गाइड। हाँ, किसमें कहानी के एंड में वो साधु बन जाता है, सारे लोग बारिश की कामना करते हैं, और हाँ, राजू सेंट के रूप में वहां पे चला जाता है। ठीक है, किसकी बीवी नहीं है, उसकी बीवी नहीं है, वो तो उसका बताया नहीं जाता है, बाद में लास्ट में राजू की बात है, वो तो सेंट बन जाता है। आपने पूरी कहानी नहीं सुनी ना, बीच में आया इसलिए। देखिए, हाँ, बहुत फेमस कहानी राजू, गाइड फिल्म बनी है इसके ऊपर। देखो, नेक्स्ट हम देखते हैं द फाइनेंशियल एक्सपर्ट। इसको फाइनेंशियल नहीं पढ़ना है, फाइनेंशियल पढ़ना है। ठीक है, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट। हाँ, ये जितने भी ये CIAL वाले और उस टाइप से वो शल ही पढ़े जाएंगे। तो इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं हम कि फाइनेंशियल एक्सपर्ट क्या है। फॉलोज द राइज एंड फॉल ऑफ मरगैया, ये जो साउथ के नाम है मरगैया, अ श्रूड यट नेव
फाइनेंशियल एक्सपर्ट इन मालगुडी। देखो ये मालगुडी जो टाउन था, मैंने कहा फिक्शनल है। टाउन फिक्शनल है तो कैरेक्टर्स कैसे होंगे? फिक्शनल, काल्पनिक चीजें ये सारी, कोई वास्तविक में नहीं था, ठीक है। तो एक लड़का रहता है मरगैया नाम का, वो बिल्कुल वैसे तो चालाक है लेकिन वैसे भोला है, इस टाइप के लोग होते हैं ना, ठीक है। ऐसा लगता है कि कई बार ऐसा लगता है कि ये बहुत भोले हैं लेकिन चालाक निकलते हैं, और कई बार लगता है कि बहुत चालाक है लेकिन वास्तव में वो भोले निकलते हैं, ठीक है। तो who devises various schemes to accumulate wealth often through questionable means। अब क्या कि ये जो स्कीमों वाले नहीं आते, इधर उधर की स्कीम लेके आते हैं, उस टाइप की ये काम करता है और लोगों को बेवकूफ़ बनाता है और कुछ को रिझाता है, इस टाइप से काम ये करता है। द नॉवल ह्यूमरसली येट पॉइंटेडली एक्सपोजेज द फॉलीज ऑफ मटेरियलिज्म, कि नॉवल जो क्या कर रहा है, एक मजाकिया अंदाज में लेकिन बड़ी चतुराई से इसको, जो मूर्खताएं कर रहे हैं लोग भौतिकतावाद के पीछे जाने में, मटेरियलिस्टिक होने के लिए जो मूर्खताएं कर रहे हैं, उसको वो बताता है। एंड द अनप्रेडिक्टेबल नेचर ऑफ फेट, भाग्य का जो है, भाग्य कैसा है? अनप्रेडिक्टेबल है। कब किसके साथ क्या हो जाए कुछ हम कह नहीं सकते। कभी राजा से रंक और कभी रंक से राजा। हम देखते हैं कि कई बार कितने सारे लोग आज के हाल ही में हम देख रहे हैं कि कैसे उनको कल तक कोई जानता नहीं था और आज पूरे डॉली चाय वाला देख लो तुम्हारा एज मरगैया's फॉर्चून फ्लक्चुएट ड्रामेटिकली, उसका जो भाग्य में उतार चढ़ाव आता है, ठीक है। आप लोग एक बात हमेशा याद रखना कि ज़िंदगी में कभी न कभी आपका समय अच्छा आएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपका समय हमेशा खराब रहे, ठीक है, और हमेशा अच्छा रहेगा, ऐसा भी कभी नहीं होगा। लेकिन अच्छा समय आता है, सबका आता है। ये ऐसा कभी हो नहीं सकता कि किसी की लाइफ है तो दुखी है तो हमेशा दुखी रहेगी, किसी की सुखी है तो हमेशा सुखी रहेगी। सबके टाइम स्पेन चलते रहते हैं। इसमें क्या कि देखो, मैं उसकी एक चीज़ बताता हूँ तुम्हें कि हम क्या हैं, हम अगर देखें, अब देखो पर दूसरा चीज़ हो जाएगी फिर भी समझ लो, ठीक है। ये मान लीजिए आपका टाइम चल रहा है, ठीक है, ये आपका टाइम चल रहा है, कुछ भी, ठीक है हाँ कोई नहीं। तो ये आपका टाइम चल रहा है, इसमें कुछ सैड है, कुछ हैप्पी है, ठीक है, कुछ मोस्ट हैप्पी है, कुछ मोस्ट सैड है, ठीक है, कुछ मोस्ट सैड है। तो इस टाइप से ये जो समय जो है वो ऐसे ऐसे, ये और ये हम हैं, ये हम हैं, ठीक है। ये कुछ हॉरर का आ गया कि उस टाइम हम डरे हुए थे, मतलब सब चीज़ें। और यहाँ पे ये जो है वो है गॉड, भगवान। अब ये पहिया जो है वो घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है, ऐसे घूम रहा है। कभी ये भाग आ रहा है इसके सामने, कभी ये भाग आ रहा है इसके सामने, कभी ये भाग आ रहा है इसके सामने, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ये ज़िंदगी जी रहे हैं। तो इसीलिए आपको कभी भी किसी चीज़ में निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका ये पार्ट आया है तो हैप्पी वाला पार्ट आएगा, मोस्ट हैप्पी वाला पार्ट भी आएगा, ठीक है। इसलिए अभी अगर ये चल रहा है तो उदास या दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। पहले से बता देता, एक्साइटमेंट खत्म हो जाता। जैसे हमें आपने देखा होगा कि हम गाने जो है सिलेक्ट करके सुनते हैं, उससे अच्छा रेडियो पे सुनना अच्छा लगता है, क्योंकि पता नहीं चलता है कौन सा अगला आने वाला है, अनप्रेडिक्टेबल है वो, ठीक है ना, इसलिए। हाँ हाँ नहीं, वो ऐसा नहीं, टाइम स्पेन की बात है। वो क्या होता है कि जब भी शेक्सपियर ने भी कहा है कि दुख का समय जो होता है वो लंबा चलता है, ठीक है, और जो सुख का समय होता है वो जल्दी से, जैसे उसमें एक लाइन है ना, एज यू लाइक इट में, लाइन तो मुझे नहीं याद है लेकिन उसका अर्थ याद है कि घड़ी फास्ट किसके लिए चलती है? जो जेल में और उसको फांसी होने वाली है, उसके लिए घड़ी बहुत फास्ट चल रही है। और जो लड़की जिसकी सगाई हो चुकी है और शादी होने की जल्दी है उसको, तो उसके लिए वो घड़ी धीरे चल रही है। वो ये सोचते हैं कि इतनी घड़ी धीरे क्यों चल रही है, जबकि टाइम सबके लिए वही है।
अल्बर्ट आइंस्टीन का रिलेटिविटी का सिद्धांत, ठीक है। सरल शब्दों में क्या समझाया था कि आप एक गर्म तवे पे, अल्बर्ट आइंस्टीन ने समझाया था ना रिलेटिविटी का, कि आप अगर एक गर्म तवे पे 1 मिनट के लिए बैठ जाओ तो आपको 1 मिनट 1 घंटे के बराबर लगता है, और एक सुंदर लड़की के साथ अगर 1 घंटे तक वॉक करो तो वो 1 घंटा 1 मिनट के बराबर लगता है, ठीक है। ऐसा उन्होंने एक सिंपल वे में समझाया था। थियोरी तो बहुत बड़ी, हमें क्या समझ में आने वाली है। देखो नेक्स्ट हम देखते हैं, बात इसकी करते हैं। तो ये मर गया का नाम याद रखना फाइनेंशियल एक्सपर्ट में, फाइनेंशियल एक्सपर्ट मर गया यूं याद रख लेना तुम तो, ठीक है। अब देखो की कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं इसके। की कैरेक्टर्स में देखते हैं, एक तो मर गया अ श्रूड बट अल्टीमेटली फ्लॉड फाइनेंशियल स्कीमर। वो क्या कि अलग अलग प्रकार की स्कीमें वगैरह लाता है लेकिन फ्रॉड आदमी है, सही आदमी नहीं है। और एक है बालकृष्णा। बालकृष्णा जो है वो लोकल प्रिंटर है जो हेल्प करता है किसकी, ये मरगैया की, ठीक है। कृष्णा ध्यान रखना, बालकृष्णा ये। तो कृष्णा क्या करता है, मतलब बालकृष्णा क्या करता है, मरगैया की हेल्प करता है, कहीं इसने ही नहीं मार डाला उसको। हाँ, मेन कैरेक्टर। एक ये तो आपने पढ़ा होगा द वेंडर ऑफ स्वीट्स, ठीक है। वेंडर ऑफ स्वीट्स आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो आपके फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में भी है और बहुत अच्छा है ये भी। इसमें क्या होता है, देखो एक क्वेश्चन वेंडर ऑफ स्वीट्स से अक्सर आता है कि ये क्या क्या चीज बताता है। वेंडर ऑफ स्वीट्स जो है वो क्या बताता है। हाँ राहुल, कुछ विशेष बात। देखो वेंडर ऑफ स्वीट्स क्या करता है, एक तो जनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट बताता है और एक कल्चरल क्लैश बताता है। इसका मतलब क्या कि इसमें क्या होता है, एक बाप और बेटे की कहानी होती है। जगन बाप होता है, माली जो होता है उसका बेटा होता है। वो एक अमेरिकन दूसरी लड़की से शादी करके ले आता है घर पे। तो एक तो उनकी जनरेशन के विचार बिल्कुल अलग अलग हैं कि एक तो वो जगन जो था वो बिल्कुल गांधीवादी विचार वाला व्यक्ति, ठीक है, और राजनीतिक आंदोलन में वो जेल तक गया था, उस टाइप का बिल्कुल गांधीवादी विचारों का व्यक्ति, ठीक है। और ये जो था माली जो था वो वेस्टर्न कल्चर से काफ़ी प्रभावित था, ठीक है। और दोनों के बाप बेटे के थॉट्स बिल्कुल मिलते नहीं थे। तो इस प्रकार से ये बहुत अच्छी कहानी है। मतलब देखो इसका आउटलाइन तो इतना मज़ा नहीं आता लेकिन उसको पढ़ने का बड़ा मज़ा आता है। बहुत शानदार कहानी है। ये नॉवल मैंने पूरा पढ़ा है लाइन टू लाइन। हाँ, बिटवीन जगन अ ट्रेडिशनल स्वीट वेंडर। देखो वेंडर ऑफ स्वीट्स क्या मतलब, मिठाई बेचने वाला। टाइटल का क्या नाम है, मिठाई बेचने वाला, ठीक है। डीपली रूटेड इन गांधीयन प्रिंसिपल्स, गांधी जी के प्रिंसिपल्स को मानता है। एंड हिज वेस्टर्नाइज्ड सन, उसका जो लड़का है वो पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित है जिसका नाम है माली, ठीक है। मालीज अनकन्वेंशनल आइडियाज एंड लाइफस्टाइल, particularly his desire to start a story writing machine business with an American woman। अब वो क्या करना चाहता है कि माली जो है उसकी सोच एकदम अलग है। वो एक मशीन बनाना चाहता है या मशीन यूज़ करना चाहता है जो स्टोरी राइटिंग की मशीन हो, जो कहानियाँ लिखती हो। तो उसका वैसा आइडिया उसको जमता नहीं है जगन को, यार ये क्या बात हुई, स्टोरी लिखने की कोई मशीन होती है क्या, ठीक है। और जगन जो था वो मिठाई बेचने वाला था। एक चीज़ आपको याद रखनी है, इसमें वो दिया हुआ भी नहीं है लेकिन अक्सर एक नाम आता है उसमें, कजिन। कजिन जो है वो जगन का ऑल्टर ईगो है, या वो कहता है कि कजिन आता रहता था बार बार। तो कजिन के बारे में बहुत सारा कुछ लिखा गया। कजिन एक नाम के रूप में उसमें लिया गया, इसलिए ध्यान रखना कजिन, ठीक है। तो आप ये कैरेक्टर्स में पूछ सकता है कि कजिन कौन था, तो उसका जो बार बार उसकी शॉप पर आता था। और कई लोग कहते हैं, मतलब काफ़ी एम्बिग्यूअस है कजिन क्या है वो एक उसका ऑल्टर ईगो भी बताते हैं। जगन जो होता है, जगन क्या है, एक स्वीट वेंडर है, मतलब मिठाई बेचने वाला है, ट्रेडिशनल और डिवोटेड टू सिंपल लिविंग एंड गांधीयन आइडियल्स। बिल्कुल सिंपल लाइफ वो जीना चाहता है और गांधी जी के रूल्स पर चलने वाला व्यक्ति है। और दूसरा माली जो है वो कौन है, उसका जगन का लड़का है, जो क्या करता है, रिप्रेजेंट्स मॉडर्न ऑफन मटेरियलिस्टिक वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस। तो थीम इसकी पूछी जाती है अक्सर इस कि देयर इज अ नॉवल बाय आर के नारायण
which shows the conflict between two generations and the cultural clash between two countries. इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। अब थीम्स इनकी क्या क्या हैं, आर के नारायण ने जिन जिन चीज़ों के बारे में लिखा है वो थीम्स क्या क्या हैं, तो उसके बारे में। तो सबसे पहला तो एक सेटिंग उन्होंने जो रखी है मालगुड़ी। मालगुड़ी जो है एक फिक्शनल टाउन है, एक काल्पनिक कस्बा है जो वास्तव में है नहीं, जो उसमें से ही कैरेक्टर्स ज़्यादा हैं और सेटिंग वहाँ की है पूरी, ठीक है। एक तो उन्होंने किस किस बारे में बात की है, तो एक तो बात की है ह्यूमन रिलेशनशिप, मतलब मानव संबंधों के बारे में। दूसरी बात की है कॉमेडी ऑफ मैनर्स, ठीक है। कॉमेडी ऑफ मैनर्स सारे टाइप के जो चीज़ें हैं उनको कैरेक्टर्स को लिया है, ठीक है। दूसरी बात एक मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि केमिकल इम्बैलेंस की वजह से कॉमेडी क्रिएट होती है, ठीक है। बेन जॉनसन ने जो ह्यूमर क्यों क्रिएट होता है उसके बारे में बताया, तो केमिकल इम्बैलेंस की वजह से ह्यूमर क्रिएट होता है, मजाक बनती है। जैसे किसी की कोई लड़का है और उसकी आवाज़ कैसी है, लड़कियों जैसी, तो सुनने वाले को हंसी आती है। कोई लड़का है लहरा लहरा के चल रहा है एकदम ऐसे, तो हंसी आती है उसमें, ठीक है। तो उस टाइप की जो चीज़ें हैं, या फिर हम जो देखते हैं ड्वार्फ्स जो होते हैं, बौने जो होते हैं, बिल्कुल टिंकू जो होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो शादी वगैरह में नाचते हैं, तो उनको देख के लोगों को हंसी आती है। क्यों? क्योंकि केमिकल इम्बैलेंस है एक प्रकार का, ठीक है, इस वजह से ऐसा होता है। तो फेट एंड डेस्टिनी, भाग्य की बात की गई है। ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी, मैं भी बहुत हंसता अगर रिकॉर्डिंग नहीं चल रही होती। ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी मतलब क्या होता है कि एक तो पुरानी सभ्यता, परंपरा, और मॉडर्निटी। सिंप्लिसिटी ऑफ लाइफ, सामान्य जीवन जो है, जिंदगी की सामान्यता। आयरनी के बारे में बात करिए, इल्यूजन वर्सेस रियलिटी के बारे में भी बात की, भ्रम और वास्तविकता। ये इनकी थीम्स है, आपको याद रखना है। ये सारे अवार्ड्स इनको याद रखने आर के नारायण के आपको, ठीक है। तो आर के नारायण को जो अवार्ड्स मिले थे वो कौन कौन से थे? एक तो भारत का सबसे रिकॉग्नाइज्ड अवार्ड साहित्य के क्षेत्र में जो है वो साहित्य अकेडमी अवार्ड 1958। 1958 में क्या मिला था? साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। कौन से नॉवल के लिए मिला था? तो गाइड के लिए मिला था। द गाइड, इसके ऊपर मूवी भी बनी है। एक पद्म विभूषण मिला था, ठीक है, 2000 में। और AC बेंसन मेडल बाय द रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर, ये भी आप ध्यान रख लेना, क्योंकि बाकी सारे पूछे जा चुके हैं, इसका पता नहीं अब पूछा नहीं पूछा। नेक्स्ट हो, ये इनके कुछ अदर वर्क्स हैं, सारे इंपॉर्टेंट है, सारे आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये द बैचलर ऑफ आर्ट्स है, ठीक है। द डार्क रूम है, वेटिंग फॉर द महात्मा है, उसके बाद द मैन ईटर ऑफ मालगुड़ी। ये जो है वो मैन ईटर ऑफ मालगुड़ी भस्मासुर के बारे में कहता है, मतलब भस्मासुर की कहानी की तरह ये चलता है। जैसे भस्मासुर क्या था कि राक्षस था जिसको वरदान मिला था कि जिसके ऊपर वो हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा, ठीक है। अब कोई शिव जी वरदान तो दे बैठे, वो खुद भागने लग गए इधर उधर, उनके ऊपर हाथ रख करके, ठीक है। वो भोले बाबा थे बेचारे, दे बैठे वरदान, और उनके ही पीछे पड़ गया भस्मासुर की मैं तुम्हारे हाथ रख दूंगा, बेचारे वो खुद भागते रह गए। तो फिर शायद विष्णु ने चालाकी से उसको उसके खुद के ऊपर हाथ रखवा दिया, तो वो खुद उसमें जलकर भस्म हो गया। तो इसमें भी एक व्यक्ति होता है, वो रूम वगैरह किराए पर लेकर रहता है और लोगों को बेवकूफ़ वगैरह बनाता है, लेकिन वो खुद उसके जाल में फंस जाता है। उस टाइप की स्टोरी है, ठीक है। अ टाइगर फॉर मालगुड़ी, इसमें भी कोई मतलब एक कोई बहुत पावरफुल व्यक्ति होता है, बहुत मस्क्यूलर व्यक्ति होता है, जो पहले तो दूसरों को डराता है और उस टाइप से करता है, और वो खुद उसकी ताकत से खुद जल जाता है, भस्म हो जाता है, उस टाइप की चीज़ें। टॉकेटिव मैन, अंडर द बैनियन ट्री,
एंड अदर स्टोरीज, कुछ अलग और भी कहानियां हैं। ये सब इंपॉर्टेंट है, सारे याद रखने हैं, ठीक है। आर के नारायण को आपको कंप्लीटली सारे वर्क्स याद रखने हैं क्योंकि बहुत पूछे जाते हैं। हाँ, अब कुछ एग्जाम से रिलेटेड फैक्ट्स हैं वो याद कर लेते हैं हम लोग कि आर के नारायण कौन थे? यूनिवर्सली जिन्होंने फिक्शनल टाउन बनाया जिसका नाम था मालगुड़ी, ठीक है, विच सर्व्स एज माइक्रोकॉस्म। माइक्रोकॉस्म का मतलब एक माइक्रोकॉस्म ऑफ इंडिया, मतलब ऐसा ऐसी जगह जहाँ पे पूरा पूरा भारत एक जगह दिख जाए, ठीक है। माइक्रोकॉस्म मतलब एक जिसको कहते हैं लघु जगत, छोटा संसार, जिसमें सारा संसार जो है वो एक जगह दिख जाए। तो यहाँ पे पूरे भारत जो है, एक टाउन में पूरा भारत दिख रहा है, तो सारे लोग बताएं। नॉन फॉर इज सिंपल, ल्यूसिड मतलब क्लियर, एंड अडॉर्न्ड मतलब एकदम ऑर्नामेंटल, प्रोज स्टाइल ऑफन इम्ब्यूडेड विथ जेंटल ह्यूमर एंड आयरनी। इतने अच्छे अच्छे नॉवेल्स हैं, आप पढ़ना कभी, बहुत खासकर वेंडर ऑफ स्वीट्स पढ़ना, बहुत अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। हिज वर्क्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय डिटैच्ड नरेटिव वॉइस एंड फोकस ऑर्डिनरी लाइव्स एंड एवरीडे सिचुएशन। डिटैच्ड नरेटिव वॉइस का मतलब जो उस कहानी में नहीं घूम रहा है, वो उससे इम्पर्सनल होता है, वो बाहर होता है कहानी से, और कहानी फ्लोलेसली वो सुनाता है। ऑफन कंपेयर्ड टू विलियम फॉकनर फॉर क्रिएटिंग, हाँ ये आप याद रखना, इनकी तुलना किससे की गई है? एक तो की गई है विलियम फॉकनर से, ठीक है, और एक दूसरा जो है वो थॉमस हार्डी। विलियम फॉकनर जो थे वो भी एक फिक्शनल चीज़ें, फिक्शनल रीजन्स बनाने में फेमस थे, और थॉमस हार्डी जो है इन्होंने वेसेक्स नाम का शहर बनाया था, ठीक है। तो ये आर के नारायण के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, ज़रूर याद रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं सरोजिनी नायडू। अब मैं ये इंपॉर्टेंट है वो तो नहीं कहूँगा क्योंकि सारे ही इंपॉर्टेंट है, सिर्फ 15 ही दिए हुए हैं और सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सरोजिनी नायडू के बारे में हम देखते हैं कि सरोजिनी नायडू क्या थी, कौन थी। तो सरोजिनी नायडू जो थी वो एक तो पोएट थी, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी, और फ्रीडम फाइटर थी, स्वतंत्रता सेनानी थी, पॉलिटिक्स में इनकी सहभागिता थी, ठीक है। नॉन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत कोकिला इनको कहा जाता है। किसको? सरोजिनी नायडू, भारत कोकिला, ठीक है। किसने कहा था भारत कोकिला? महात्मा गांधी ने कहा था, ठीक है। दूसरी बात, इनका टाइम पीरियड क्या है? 1879 टू 1949। आज़ादी के पहले ही इन्होंने लिखा है, ज़्यादातर सारी चीज़ें आज़ादी के पहले की है। क्योंकि देखो अब इनकी जो वर्क्स हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे 2-3 ही हैं, आपको 2-3, अच्छी बात यह है कि आपको 2-4 ही याद करने हैं इसमें, लेकिन टाइटल कितने अच्छे हैं देखो। द गोल्डन थ्रेशोल्ड मतलब सोने की दहलीज, टाइटल कितना अच्छा है, सोने की दहलीज। हर फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएम्स, ये क्या है? कलेक्शन ऑफ पोएम है, क्या है? कलेक्शन ऑफ पोएम्स है। फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएम्स पब्लिश्ड इन लंदन, कहां पे पब्लिश हुआ था? लंदन में पब्लिश हुआ था। विच ब्रॉट हर इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, उस टाइम में, उस जमाने में पूरे विश्व प्रसिद्ध हो गई थी इसके पब्लिकेशन के बाद। द कलेक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स विविड, इस कलेक्शन में है क्या? एक तो विविड इमेजरी मतलब बहुत सारी वेरियस कल्पनाएं हैं, ठीक है। उसके बाद म्यूजिकलिटी मतलब गाया जा सके ऐसी रचनाएं लिखी हैं। एंड रोमांटिक पोर्ट्रेयल ऑफ इंडियन लाइफ, एक भारतीय जो जिंदगी है उसका एक रोमांटिक, काफ़ी अच्छा बड़ा चढ़ाकर और बहुत अच्छे वे में इसको लिखा है। अच्छे फेस्टिवल्स के बारे में कुछ लिखा है, नेचर के बारे में लिखा है, अच्छी परंपराओं के बारे में लिखा है। इट कैप्चर्स द ब्यूटी एंड एसेंस
ऑफ इंडियन कल्चर। ठीक है, एक इसकी पोएम है पालकी बेरर्स। पालकी बेरर्स मतलब पालकी को उठा कर ले जाने वाले। ठीक है, पालकी को उठा कर ले जाने वाले। तो एक तो आपको याद रखना है द गोल्डन थ्रेशोल्ड। दूसरा जो वर्क आपको याद रखना है वो है द बर्ड ऑफ टाइम। कितना अच्छा टाइटल है ये भी, बर्ड ऑफ टाइम, समय का पक्षी। इसमें क्या बताया, सॉन्ग्स ऑफ लाइफ, डेथ एंड स्प्रिंग, जिंदगी के गीतों के बारे में बताया, मृत्यु और स्प्रिंग मतलब बसंत के बारे में बताया। अ फ्यूचर कलेक्शन ऑफ पोएम्स दैट शोकेसेस her evolving poetic voice, continuing her lyrical style while exploring deeper themes of life। इसमें अपनी लिरिकल स्टाइल से जो जिंदगी की जो गहराइयाँ हैं उसके बारे में बात की है। मॉर्टेलिटी मतलब मरणशीलता, अमर नहीं है जो मरण है। एंड द चेंजिंग सीजन्स, बदलते हुए मौसम। इट रिफ्लेक्ट्स अ मैच्योरिंग सेंसिबिलिटी एंड कीन ऑब्जर्वेशन ऑफ ह्यूमन इमोशंस। ठीक है, कि क्या क्या बात की है, एक तो सेंसिबिलिटी, संवेदनशीलता की बात की है, और ऑब्जर्वेशन, उसने चीज़ों को अच्छे से देखा है, अच्छे से गहराई से देखा है, उसको हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं। ठीक है, किसको देखा है, ह्यूमन इमोशंस को, मनुष्य के मन की संवेदनाओं को। ठीक है, तो एक तो बर्ड ऑफ टाइम, और तीसरा आप याद रखना द ब्रोकन विंग। द ब्रोकन विंग ये भी क्या है, सॉन्ग्स ऑफ लव, डेथ एंड स्प्रिंग। कंटेन्स मोर इंट्रोस्पेक्टिव पोएम्स रिफ्लेक्टिंग हर पर्सनल एक्सपीरियंसेस, पर्टिकुलरली अ सेंस ऑफ डिसइल्यूजनमेंट एंड सैडनेस। ठीक है, ये भी अच्छी, एक खुद के बारे में, इंट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है, खुद के बारे में और जानना, आंतरिक चिंतन करना, आत्मनिरीक्षण करना। ठीक है, और ऐसी पोएम से रिफ्लेक्टिंग हर पर्सनल एक्सपीरियंस, खुद के एक्सपीरियंस की बात करती हैं, और डिसइल्यूजनमेंट की बात करती है, मतलब किसी चीज़ से मोह खत्म हो जाना, सैडनेस की, उदासी की बात करती है। इट इंक्लूड्स सम ऑफ हर मोस्ट फेमस पोएम्स एंड मार्क्स अ शिफ्ट टुवर्ड्स मोर profound and reflective themes, moving beyond purely descriptive words। ठीक है, एक डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स मतलब वर्णनात्मक एक कविता है, उससे भी कहीं आगे ये बताती है, बहुत गहराई से लिखी गई कविता है। इनका जो है थीम्स क्या है, किन किन टॉपिक्स के बारे में लिखती हैं, तो ऐसा भी एक आध क्वेश्चन आया था आपके अभी। ठीक है, शायद निसिम इज़ेकिएल का क्वेश्चन आया था कि कौन से टॉपिक्स के बारे में लिखते हैं, इसलिए ये चीज़ मैंने रखी है बीच में। एक तो इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशंस के बारे में लिखते हैं। देखो कुछ चीज़ें तो सभी लिखते हैं, नेचर है, लव है, डेथ है, पेट्रियटिज्म है, वो तो ज़्यादातर लोग लिखते हैं। ठीक है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, जैसे सोशल जस्टिस हो गया, रिलीजियस हार्मोनी मतलब धार्मिक सद्भाव हो गया, उसके बाद चाइल्डहुड मतलब बचपन, फेमिनाइन एक्सपीरियंस, और मिस्टिसिज्म मतलब जो नारीवादी जो अनुभव है वो, और मिस्टिसिज्म रहस्यवाद, उसके बारे में इन्होंने इन सारी थीम्स के बारे में लिखा है। नेक्स्ट जो है, इनके बारे में कुछ फैक्ट्स देखते हैं कि इनको कोई नोबेल प्राइज़ वगैरह तो नहीं मिला है, इनको कोई नोबेल प्राइज़ वगैरह तो नहीं मिला है। ठीक है, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर है इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में, भारतीय जो स्वतंत्रता का आंदोलन था उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान था। वो अपने आप में मेडल ही है एक। ठीक है, कोई मेडल नहीं मिला, क्या इतना बड़ा मेडल मिल गया। फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, कि भारत की पहली महिला जो वुमन प्रेसिडेंट थी, राज्यपाल बनी थी ये। ठीक है, फर्स्ट वुमन गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट एंड उत्तर प्रदेश की, शी वॉज ऑनर्ड विद द केसर ए हिंद मेडल बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये याद रखना, क्या मिला था, केसर ए हिंद नाम का एक मेडल मिला था। किसने दिया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। क्यों दिया था, हर वर्क ड्यूरिंग द
प्लेग एपिडेमिक। प्लेग फैल गया था। प्लेग एक बहुत बड़ी महामारी के रूप में बीच में फैला था भारत में, मतलब लाखों लोगों की मृत्यु उसमें हो गई थी। विच शी लेटर रिटर्न इन प्रोटेस्ट ऑफ द जलियांवाला बाग मसाक्र। कि इतना बड़ा मेडल कैसे इनका इनको मिला था और उन्होंने क्या कर दिया, उसको लौटा दिया जलियांवाला बाग के विरोध। ठीक है, कुछ और चीजें हैं वो याद रखना कि द सेप्टर्ड सॉन्ग्स, सॉरी द सेप्टर्ड फ्लूट, जिसमें सॉन्ग्स ऑफ इंडिया ये पोस्टमसली पब्लिश्ड थी, मतलब उनकी मृत्यु के बाद में हुई थी 1928 में। नहीं, पर ये पोस्टमसली तो 1928 में कैसे होगी? अगर ये पोस्टमसली पब्लिश्ड है तो 1928 में कैसे हुई? इनकी तो डेथ बाद में हुई थी ना, 1948 में हुई थी इनकी डेथ तो। ठीक है, चलो इसको काट देना अभी। दूसरी बात, द फीदर ऑफ द डाउन। फीदर का मतलब क्या होता है? पंख। पक्षियों का जो पंख होता है उसको फीदर कहते हैं। ठीक है, ये भी पोस्टमसली पब्लिश हुई थी। और क्या फैक्ट्स हैं इनको कि एक तो भारत को किला कहा जाता है, किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है, इंग्लिश में क्या, द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। और गांधी जी ने इनको भारत को किला क्यों कहा था? उनकी पोएटिक टैलेंट के लिए। उनकी पोएट्री जो जानी जाती है वो उसकी रिच म्यूजिकलिटी के लिए जानी, अच्छी गाई जा सके वैसी चीज़ें वो लिखती हैं। ठीक है, गाई जा सके वैसी चीज़ें लिखती हैं। वाइब्रेंट इमेजरी एंड इवोकेटिव डिस्क्रिप्शंस, जो याद रह जाए, डिस्क्रिप्शन देते हैं तो वो एक बार पढ़ते याद रह जाए, ऐसी चीज़ें लिखती है। अ प्रोमिनेंट फिगर इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, वर्किंग क्लोजली विथ महात्मा गांधी। और ब्रिज्ड द वर्ड्स ऑफ पोइट्री एंड पॉलिटिकल एक्टिविज्म इफेक्टिवली, कि पोइटिक जो उनकी जर्नी है उसको भी जारी रखा, साथ ही साथ जो स्वतंत्रता का आंदोलन था उसको भी जारी रखा। हाँ, हाँ, तो देखो इंग्लिश जो है, पहली बात तो हमें ये समझना पड़ेगा कि भाषाएं जो है वो मिलाती हैं, न कि दूर करती है, अलगाव करती है। ठीक है, भाषा का एक मात्र उद्देश्य क्या है? कम्युनिकेशन। ठीक है, और मैंने पहले भी कहा था कि वो भाषा जो होती है, जो डोमिनेटर्स की भाषा होती है, वो काफ़ी इफ़ेक्टिव लैंग्वेज होती है किसी और के लिए। जैसे हमारे लिए भारत में इंग्लिश जो है उसको डोमिनेंट क्यों माना जाता है? इंग्लिश बोलने वाले व्यक्ति को थोड़ा ऊंचा क्यों समझा जाता है? क्यों? क्योंकि वो भाषा किसकी थी? वो भाषा उन लोगों की थी जिन्होंने हमें सप्रेस किया था, जिन्होंने हमें दबाया था। अगर आप मान के चलो कि आप किसी कमरे में हैं, आप किसी कमरे में रहते हो, ठीक है, और वहाँ पे एक व्यक्ति दूसरा आ जाए और वहाँ पे आपको आपके साथ मारपीट करके या जैसे भी ज़बरदस्ती आपको कुछ समय तक बांध कर रखे या जैसे भी करे, आपको खिलाए पिलाए सब कुछ करे, लेकिन आपको हिलने डुलने नहीं दे, उसकी भाषा अलग है। ठीक है, अब उसकी भाषा अलग है तो आपको उसकी भाषा सुपीरियर लगेगी कि नहीं लगेगी? ऑफ कोर्स लगेगी। आपको लगेगा कि यार वो शक्तिशाली है तो उसकी भाषा भी ऐसी होगी। ठीक है, लेकिन भले ही हमारी संस्कृत उनसे, इंग्लिश से कई गुना ज़्यादा समृद्ध है और सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम इन चीज़ों के पीछे लगे हुए हैं क्योंकि एक प्रोफेशन के हिसाब से इंग्लिश चल गई। इंटरनेशनल जो रिकॉग्निशन है वो इंग्लिश को मिली है। ठीक है, और इंग्लिश ईजी होने की वजह से भी और अच्छी फैली है। सो आई कॉल इट इंग्लिश इज़ अ गिफ्ट गिवन बाय द ब्रिटिशर्स। ठीक है, इसको गिफ्ट की तरह लो, इट डजंट मेक डिफरेंस कि आपको किसी को तोड़ने का काम नहीं करती है, अलग करने का काम नहीं करती है। ठीक है, तरुदत्त। नेक्स्ट जो हम देखते हैं वो है तरुदत्त। तरुदत्त जो है वो एक बहुत पायनियरिंग पोएट थी, बहुत पहले की पोएट थी और बहुत इम्पोर्टेंट भी थी। 1856 टू 1877 इनका जन्म जो था वो। देखो
कितने साल की उम्र में? सिर्फ 21 साल की उम्र में। कितने साल की उम्र में? सिर्फ 21 ईयर्स की एज में। कृष्णा कितने साल की है? 1 साल बाकी है तेरे, ठीक है। फिर क्या तरुदत्त फिर देखो आगे, फुल नेम एंड लिटरेरी आइडेंटिटी। तरुदत्त जो है एक पोएट है, ट्रांसलेटर है, नॉवेलिस्ट है, लेकिन मोस्टली जो जानी जाती है अपनी पोएम्स के लिए जानी जाती है। वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट इंडियन इंग्लिश पोएट्स, ट्रेजिकली नॉन फॉर हर शॉर्ट बट इम्पैक्टफुल लाइफ। बड़ी दुखद बात थी कि ये तरु और अरु जो दो बहनें थी, दोनों की बहुत जल्दी डेथ हो गई थी, ठीक है। अरु दत्त भी एक इनकी सिस्टर थी, वो भी लिखती थी, तो इनकी भी बहुत जल्दी डेथ हो गई थी। अब देखो 1856, आज हम 200 साल बाद भी ही इतनी इंग्लिश नहीं जान रहे, ठीक है, जितनी जाननी चाहिए, आपको क्लासेस लेनी पड़ रही है। लेकिन इन्होंने 1856 जब शुरुआती हुई थी इंग्लिश की, लगभग भारत में तो शुरुआती मानी जा रही थी, तब इन्होंने ऐसा लिखा था कि अंग्रेज सारे हिल पड़े थे। और न सिर्फ इंग्लिश, फ्रेंच लिटरेचर, संस्कृत लिटरेचर, फ्रेंच और संस्कृत लिटरेचर भी। हाँ 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 बिल्कुल, उसकी क्रांति के आसपास 1857। अब क्या होता है, एक इनका जो वर्क है, अ शीफ ग्लीन्ड इन फ्रेंच फील्ड्स। शीफ का मतलब जो गठरी नहीं होती है, गठरी जो जो घास काटने के बाद जो गठरी बनती है उसको शीफ कहते हैं। ग्लीन्ड का मतलब क्या होता है? जिसको सिलेक्ट किया गया इन फ्रेंच फील्ड्स, ठीक है। हाँ वही, पूला जिसको कहते हैं वही, और वागड़ी में भारा जिसको कहते हैं वही, हाँ वही। तो अ रिमार्केबल कलेक्शन ऑफ 165 पोएम्स। कितनी पोएम्स है? सिर्फ 165, 165, translated by Taru Dutt and her elder sister. Aru from French into English. This work showcased their exceptional linguistic abilities and introduced French poetry to an English-speaking audience in India. देखो कि फ्रेंच से कुछ वो क्या कहना क्या चाह रही है कि शीफ ग्लीन्ड इन फ्रेंच फील्ड्स, कि जो फ्रांसीसी जो मैदान हैं, फ्रेंच की भाषा की जो अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं, उसमें से कुछ गठरियाँ निकाल कर हम लोग लाए हैं, और उन्होंने उसको ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में, ठीक है। अरु और तरु ने मिलके किया था ये, और ये फ्रेंच पोएट्री थी और इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, डेमोन्स्ट्रेटिंग अ ब्लेंड ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न लिटरेरी इन्फ्लुएंसेस, कि पूर्व और पश्चिमी सभ्यता की ब्लेंडिंग मिक्सचर इसमें बताया गया था। नेक्स्ट जो है इनका वर्क का नाम है एंशंट बैलेड्स एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान। बैलेड्स का मतलब क्या होता है? स्टोरी इन वर्स, एक कहानी होती है, एक कविता के अंदर कहानी होती है, उसको बैलेड कहते हैं। तो बैलेड्स, एंशिएंट बैलेड्स मतलब प्राचीन कथाएं, लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान, लीजेंड्स का मतलब होता है कथाएं, कहानियां ऑफ हिंदुस्तान। दिस पोस्थमसली पब्लिश्ड कलेक्शन, तो एक तो ये पब्लिश कर हुआ था मृत्यु के उपरांत। इसमें है क्या? कंप्राइसेस मतलब शामिल है ओरिजिनल पोएम्स एंड ट्रांसलेशन, कुछ ट्रांसलेटेड पोएम्स हैं और कुछ इन्होंने खुद ने जो लिखी है, ऑफ एंशिएंट इंडियन लीजेंड्स इनटू इंग्लिश वर्स पोएम्स। इसमें कई सारी माइथोलॉजिकल पोएम्स भी शामिल थी, जैसे हम देखते हैं सीता, सावित्री, अवर कैजुरिना ट्री, और ये सब याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीता, सावित्री और अवर कैजुरिना ट्री। अब सीता पोएम तो हमने पढ़ी भी है। सीता जो पोएम है, रिकॉर्डिंग ऑन है ना, आवाज आ रही ना, ठीक है। सीता जो पोएम है, इसमें पहली लाइन है हार्क लक्ष्मण हार्क, कि लक्ष्मण तुम सुनो, क्योंकि वो जब राम जो है मारीच जब आता है, जो वो एक साधु का रूप
धर के हिरण का रूप धर के मारीच जो है वो आता है और सोने का हिरण बनकर आता है, और राम जो है उसकी तलाश में जाते हैं, उसको लेने के लिए जाते हैं। और सीता जो है, सीता की रक्षा के लिए लक्ष्मण को घर पे छोड़ के जाते हैं। ठीक है, तो जब वहाँ पे राम के चिल्लाने की आवाज़ आती है तो सीता जो है वो लक्ष्मण से कहती है कि तुम अब अपने भैया की रक्षा के लिए जाओ। तो वो लक्ष्मण कहते हैं कि मेरे राम जो है, मेरे भाई जो हैं, दुनिया में किसी से हार नहीं सकते। अच्छे अच्छे सांप, विषैले से विषैले सांप जो है उनको देखकर अपनी गर्दन झुकाकर निकल जाते हैं। सारी विश्व में ऐसा कोई धुरंधर नहीं है जो उनको हरा सके, और तुम बात कर रही हो कि इनको कोई हरा देगा, तो मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। तो वो उनके ऊपर आक्षेप लगाती है कि वन ब्रदर टेक्स हिज लैंड एंड अदर हिज वाइफ, कि एक भाई उसका राज्य लेना चाहता था, मतलब भरत, और अनदर टेक्स हिज वाइफ, मतलब वो उसकी वाइफ हड़पना चाहता है, वाइफ को लेना चाहता है। इसलिए जब भैया वहाँ पे चिल्ला रहे, रक्षा के लिए चिल्ला रहे, फिर भी तुम जा नहीं रहो। तो इसमें कन्वर्जेशन है, बातचीत है लक्ष्मण और सीता की। ठीक है, कि सीता लक्ष्मण को कह रही है तुम भाई की रक्षा के लिए जाओ, लेकिन लक्ष्मण को पूरा विश्वास है और वो वहाँ से जाना नहीं चाहता, क्योंकि उसको पता था कि यहाँ पे कोई खतरा हो सकता है। फिर भी आखिर लेकिन इस पोएम में तो इतनी बात कही गई है, उनकी कॉन्वर्जेशन की बात कही। आगे की कहानी आपको सभी को पता है कि वो जिद करती है सीता जब, तो लक्ष्मण जो एक रेखा बनाता है जिसको हम लक्ष्मण रेखा कहते हैं, और जैसे ही वो लक्ष्मण रेखा के पार पैर रख के भीख देने जाती है उस साधु को, जो रावण आया था, साधु बनकर रावण आया था, उसको भीख देने जाती है, तो वो उसको उठाकर ले जाता है, जबकि लक्ष्मण रेखा को पहले पार नहीं कर पा रहा था। ठीक है, तो उस चीज़ को उसमें सीता वाली जो पोएम है उसमें बताया। दूसरी बात सावित्री है। एक सावित्री कौन, जो यमलोक जाकर अपने पति को वापस जिंदा कर दिया था, वो सावित्री। ठीक है, और कैजुरीना ट्री इज डीपली नॉस्टैल्जिक एंड इवोकेटिव पोएम दैट ब्लेंड्स पर्सनल मेमोरी एंड अप्रिसिएशन फॉर नेचर। देखो इतनी अच्छी पोएम है कैजुरीना ट्री भी, मुझे इसके कुछ लाइंस तो याद नहीं है, लेकिन एक पेड़ के बारे में जिसमें नॉस्टैल्जिक हो जाती है कि हम यहाँ पे ऐसे ऐसे करते थे और वैसे रहते थे। नेचर का इसमें अप्रिसिएशन है, जो प्रकृति है उसकी प्रशंसा है इसमें। एंड सेंस ऑफ शेयर्ड ह्यूमन एक्सपीरियंसेस बिकमिंग अ लैंडमार्क इन इंडियन इंग्लिश पोइट्री। ठीक है, कि इंडियन इंग्लिश पोइट्री की मील का पत्थर है, लैंडमार्क है ये। फेमस लाइन कौन सी है इसकी, कि आवर कैजुरीना ट्री बट नॉट बिकॉज ऑफ इट्स लवलीनेस द ट्री इज डियर टू माई सोल। ठीक है, हमारा कैजुरीना पेड़ जो है सिर्फ इसकी सुंदरता के कारण नहीं, ये मेरी आत्मा के करीब है। ठीक है, नेक्स्ट जो इसकी है वो है बियांका और द यंग स्पेनिश मेडन। बियांका किसको कहा गया है, द यंग स्पेनिश मेडन, मतलब मेडन मतलब कुंवारी लड़की को मेडन कहा जाता है। ठीक है, एन अनफिनिश्ड नॉवल है ये, डिस्कवर्ड एंड पब्लिश्ड पोस्टमसली, ये भी मरने के बाद लिखा गया था। इट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द अर्लीस्ट नॉवेल्स रिटन बाय एन इंडियन वुमन। पहला नॉवल कौन सा था भारत का इंग्लिश में, उस दिन बताया था। विच वॉज द फर्स्ट नॉवल रिटन बाय एन इंडियन इन इंग्लिश। इतिहास मत पलटो, इतिहास के पन्ने पे मत जाओ। राजमोहन्स वाइफ बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, वो याद रखना पड़ेगा। देखो अब ये जो है indicating her diverse literary talents beyond poetry, the novel hints at themes of cultural identity and romantic entanglement. ये जो नॉवल था किसी महिला राइटर के द्वारा तो पहली बार ही लिखा गया था, तो पूछा भी जा सकता है क्योंकि इससे पहले कोई ऐसे ज्ञात हमें होते नहीं है नॉवेल्स। तो बियांका द यंग स्पेनिश मेडन, ये एक नॉवल था जो अनफिनिश्ड था, वो भी याद रखना, पूरा लिखा नहीं गया था। लेकिन फिर भी ये बात करता है किसकी,
कल्चरल आइडेंटिटी और रोमांटिक एंटेंगलमेंट की बात ये करता है। ठीक है, थीम्स क्या क्या थी इनकी? उस जमाने के जितने भी पॉइंट्स थे भारत के, सबकी थीम पेट्रियोटिज्म तो थी सही। पेट्रियोटिज्म मतलब देशभक्ति, नॉस्टैल्जिया मतलब पुरानी यादों से रिलेटेड जो है, नेचर, चाइल्डहुड बचपन की यादें, इंडियन लीजेंड्स भारतीय कहानी और माइथोलॉजी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तरुदत्त के लिए ये वाला याद रखना, इंडियन लीजेंड्स एंड माइथोलॉजी के ऊपर इन्होंने बहुत कुछ लिखा है। ईस्ट वेस्ट कल्चरल ब्लेंड, लॉस, स्पिरिचुअलिटी मतलब अध्यात्म, फैमिली लव परिवार का प्रेम। ठीक है, देखो इनको बेचारी को 21 साल की उम्र में क्या ही मिलता है, इतना महान काम किया। अगर जिंदा होती तो आप सोचो क्या होता। भले आपको थोड़ी पोएम्स और पढ़नी पड़ती, याद करनी पड़ती, लेकिन कितना अच्छा लिटरेचर लिखा जाता। 21 साल की उम्र में ऐसा लिखा, तो अच्छे एक्सपीरियंस के बाद 80 साल वो जीती, तो शायद हम भारत का साहित्य और ऊंचाई ऊपर होता, इंग्लिश का। ठीक है देखो अवार्ड्स और रिकॉग्निशंस जो है, नो फॉर्मल अवार्ड्स ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम ड्यू टू हर अर्ली डिमाइस। बेचारी को कोई अवार्ड ज़्यादा मिल नहीं पाया, 21 साल की उम्र में मर गई। बट रिकॉग्नाइज्ड पोस्टथमसली फॉर हर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन एज पायनियर ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। मरने के बाद उनको प्रसिद्धि प्राप्त हुई, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है फिर किसी को। ठीक है, अदर वर्क्स कौन से इनके? एक तो ले जर्नल दे मेडमोइसिली डेवर्स, ऐसा कुछ है, ये फ्रेंच नॉवल है, ये भी पोस्टथमसली पब्लिश हुआ था। ठीक है, दूसरी बात, वही चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं वही हैं, कोई खास इसमें अलग से नहीं है। हाँ, एक ये इसमें एक चीज़ आपको याद रखनी है इस पूरे लाइन इसमें, कि एक तो जो और कैजुरिना ट्री है वो एक, उसके अंदर क्या है, ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट है, उसकी आत्मकथा का कुछ अंश है। ठीक है, हाँ, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं निसिम एजेकियल। लास्ट आज इसको पढ़ेंगे फिर बंद करेंगे। ठीक है, हर पोएट 2 घूंट पानी मांगता है। देखो निसिम एजेकियल जो है उनके बारे में पढ़ते हैं। 2-3 फैक्ट्स आपको याद रखने हैं निसिम एजेकियल के बारे में। एक तो एक ज्यूइश पोएट थे। ज्यू का मतलब क्या होता है? यहूदी। क्या थे? यहूदी थे। निसिम एजेकियल पोएट थे, प्लेराइट भी थे, मतलब नाटक भी लिखते थे, आर्ट क्रिटिक थे। देखो अब ये भारत के लिए इंपॉर्टेंट बात है। फिर आपने प्लेराइट बहुत पढ़े होंगे, लेकिन इंडिया में प्लेराइटिंग करना मतलब बहुत अलग बात थी उस समय। तो ये भारतीय थे जो प्लेराइट भी थे, आर्ट क्रिटिक थे, एडिटर थे और एकेडमिक थे। ठीक है, और अ फाउंडेशनल फिगर इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन इंग्लिश पोएट्री, क्रेडिटेड विद गिविंग इट अ मॉडर्न वॉइस। देखो भारत की स्वतंत्रता के बाद इन्होंने लिखा था। ठीक है, तो एक प्रकार से मॉडर्निटी के बारे में काफ़ी एक एक्सप्लोर किया था मॉडर्निटी को भी। ठीक है, टाइम पीरियड देखो 1924 से 2004, कितने साल हुए? कितने साल हुए? 80 साल। ठीक है, 80 ईयर्स की इन्होंने लाइफ की थी। इनके वर्क्स जो देख लेना, एक तो है अ टाइम टू चेंज। अ टाइम टू चेंज, टाइम टू चेंज क्या है? कलेक्शन ऑफ पोएम्स, पोएट्री का कलेक्शन है ये। ठीक है, टाइम टू चेंज क्या है? पोएट्री का कलेक्शन है। वो क्या बताता है? एग्जिस्टेंशियल मतलब अस्तित्व संबंधी, डिलेमास मतलब उलझने, दुविधाएं, स्पिरिचुअल क्वेस्ट्स मतलब एक प्रकार की खोज, एंड द चैलेंजेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, आत्म खोज के विषय में ये बताता है। इन अ मॉडर्न वर्ल्ड इट इंट्रोड्यूस्ड हिज कैरेक्टरिस्टिक प्रिसीजन एंड इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी। ठीक है, कि कैरेक्टरिस्टिक की विशेषताओं की जो सटीकता है उसके बारे में बात की, इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी की बात की, जो बौद्धिक ईमानदारी है उसकी बात की। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द एग्जैक्ट नेम याद रखना।
दूसरा जो हमारा वर्क है द एग्जैक्ट नेम, ठीक है। ये क्या है, ये भी एक कलेक्शन है, ये भी एक कलेक्शन है किसका, पोएम्स का, ठीक है। और ये और भी उसको रिफाइन करते हुए है, स्टाइल्स फीचरिंग पोएम्स दैट शार्पली कैप्चर द न्यूएंसेस ऑफ अर्बन इंडियन लाइफ। देखो अर्बन इंडियन लाइफ मतलब शहरी जो भारतीय लाइफ है उसके बारे में काफ़ी बारीकी से अध्ययन ये करता है, पर्टिकुलरली मुंबई के ही थे ये, और वहाँ के बारे में उन्होंने लिखा था। एंड इट्स अटेंडेंट फीलिंग्स ऑफ एलियनेशन, एलियनेशन का मतलब अलगाव, सेपरेशन जिसको हम कह सकते हैं, लोनलीनेस अकेलापन, एंड फिलोसॉफिकल इंक्वायरीज, दार्शनिक जो सवाल जवाब है उसके बारे में। इट इंक्लूड्स द वाइडली एंथोलॉजाइज्ड पोएम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। तो आपको ये याद रखना है कि नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन जो थे वो कहाँ से ली गई थी, तो वो एग्जैक्ट नेम में से ली गई थी। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन आप सभी ने पढ़ी रखी होगी कि उसमें क्या होता है कि एक बारिश होती है, बारिश में साउथ इंडिया का एक विलेज है वहाँ पे बारिश होती है, मतलब मुंबई की बात होगी, तो बारिश होती है वहाँ पे कुछ जो सैक्स होते हैं, बोरे जो होते हैं, उनके नीचे एक बिच्छू घुस जाता है बारिश के टाइम में, ठीक है। तो वो बिच्छू जो है उस पोएट की मदर को काट लेता है, उसकी माँ को बिच्छू काट लेता है। तो पूरे जो गांव वाले हैं, उसके फादर जो है वो एक रैशनल व्यक्ति थे, तो वो उसके ऊपर कुछ पैराफिन वगैरह लगाते हैं, उसको जलाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अलग अलग सारा गांव इकट्ठा हो जाता है, मोर लार्टेंस ऐसे करके जो लाइन लिखी हुई है कि सारे लोग अलग अलग आ जाते हैं। फिर सारे क्या बात करते हैं कि भारतीय संस्कृति में क्या कहा जाता है कि ये जो पीड़ा हमें होती है ना, वो हमारे पाप कट रहे हैं, ठीक है। आप अगर आपको चोट लग जाती है, आपको कुछ काट जाता है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो पुराने जन्म के जो पाप हमने किए थे वो कट गए, ऐसी हम सोच रखते हैं। तो सभी लोग वैसी बातें करते हैं। और बिच्छू के बारे में मान्यता भी है कि वो जैसे जैसे मूवमेंट करता है तो वो उसको मरोड़े लगते हैं, ऐठन लगती है शरीर में। तो वो सारी एक बारीक से बारीक चीज़ इस पोएम में कही गई है, द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। और लास्ट में एक लाइन भी है शायद कि थैंक्स गॉड दैट द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पेयर्ड माई चाइल्ड, कि भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया कि तुमने मुझे ही काटा और मेरे बच्चे को छोड़ दिया। तो एक नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन इट इज टॉकिंग अबाउट द सेक्रीफाइस और द डिवोशन ऑफ अ मदर टुवर्ड्स हर चिल्ड्रन, ओके। तो एक नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन है, जरूर याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम है। हिम्स इन डार्कनेस, हिम्स इन डार्कनेस जो है कलेक्शन, ये भी कलेक्शन है, नॉन फॉर इज सटायरिकल, इसमें व्यंग्यात्मक पोएम्स लिखी गई हैं, आयरनिक ऑब्जर्वेशंस एंड द एक्सप्लोरेशन ऑफ द डिलेमास ऑफ मॉडर्न मैन ग्रैपिंग विथ रिलीजियस हिपोक्रेसी, कि एक व्यक्ति जो है वो धार्मिक बातों के बीच में कैसे जूझ रहा है उसके बारे में। उसके बाद सोशल अब्सर्डिटीज़, जो सामाजिक बुराइयां हैं, जो बेकार की बातें हैं उसके पीछे, एंड द सर्च फॉर ऑथेंटिक आइडेंटिटी, एक वास्तविक पहचान क्या है, एक वास्तविक पहचान क्या है, उसके पीछे जो व्यक्ति भाग रहा है, उन चीज़ों के बारे में, उन थीम्स के बारे में इसमें लिखा गया, किसमें, हिम्स एंड डार्कनेस। हिम्स का मतलब वैसे एक शब्द में कहा जाए तो भजन्स भी कह सकते हैं, लेकिन जो धार्मिक गीत होते हैं उसको हिम्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है लेटर डे साल्म्स, लेटर डे साल्म्स, दिस कलेक्शन शोकेसेस इज़ेकियल्स मैच्योर पोएटिक वॉइस। अब क्या कि धीरे धीरे लिखने के बाद मैच्योरिटी आती है, उसके बाद ऑफन पैराडाइंग बिब्लिकल साम्स टू कमेंट ऑन कंटेम्पररी लाइफ। ये जो बाइबल में जो साम्स होते हैं, जैसे श्लोक वगैरह अपने होते हैं, वैसे साम्स होते हैं, आई एग्जैक्टली डोंट नो इट, पर उसके बारे में बात की गई है। किसके बारे में, कि जो उस तत्कालीन जो लाइफ थी, उस समय की जो लाइफ थी उसके बारे में, ह्यूमन फीलिंग्स मतलब जो मनुष्य की कमजोरियां उसके बारे में, द आयरनीज ऑफ रिलीजियस फेथ एज इन अ सेक्युलर एज, ठीक है, कि एक जो धर्मनिरपेक्ष जो समाज होता है उसमें क्या क्या आयरनीज होती है, क्या क्या विडंबनाएं होती हैं, उसके बारे में बात की गई है। इट रिफ्लेक्ट्स ऑन गोइंग एंगेजमेंट विथ एथिकल
एंड स्पिरिचुअल क्वेश्चंस, कि जो नैतिक सवाल जवाब है उसकी बात ये करता है। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन के बारे में ये मैंने जो अभी आपको कविता बताई थी अभी, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, ये एक भाग है, एक इंडिविजुअल पोएम है किसका, एक एग्जैक्ट नेम नाम का जो कलेक्शन है उसका एक, इसकी एक पोएम है। कैसी पोएम है, एक मोस्ट फेमस नरेटिव पोएम है, ठीक है, विविडली डिस्क्राइबिंग द chaotic scene in a rural Indian household after a mother is stung by a scorpion, कि एक भारतीय घर में एक माँ जो है उसको एक बिच्छू काट लेता है, और कैसे लास्ट में वो भगवान को धन्यवाद इस बात का देती है कि भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया कि तुमने बिच्छू जो था वो मुझे काटा और मेरे बच्चे को छोड़ दिया, ठीक है। और इसमें और क्या बात की गई है, कॉन्ट्रास्ट द विलेजर्स सुपरस्टिशियस एंड रिचुअल्स विद द फादर्स रैशनल अटेम्प्ट्स एट अ क्योर। फादर कैसे थे, रैशनल थे, रैशनल मतलब थोड़ी तर्क संगत बात करने वाले थे। तो उनका ये मानना था यार ये कुछ ऐसे कुछ चीज़ें करने से नहीं होगा, हमको मेडिकेशन पे जाना चाहिए, ठीक है ना, मेडिकेशन पे जाना चाहिए, हमको कुछ दवाई वगैरह करनी चाहिए। तो वो पैराफिन वगैरह डालते हैं वहाँ पे, और दूसरे जो लोग हैं वो पाप की बात कर रहे हैं, पीड़ा भुगत रही है, इस टाइप की बात करते हैं। अंधविश्वास और उन दोनों का कॉन्फ्लिक्ट इसमें कॉन्ट्रास्ट बताया गया है। अल्टीमेटली हाईलाइटिंग द मदर सेल्फलेस लव, ठीक है, सेल्फलेस लव, अपने खुद को हटाकर जो प्रेम किया जाता है, एंड एक्सेप्टेंस ऑफ पेन फॉर हर चिल्ड्रन, कि उसका जो स्वीकार्यता है, दर्द स्वीकार कर लेती है किसके लिए, अपने बच्चे के लिए। तो फेमस जो कैरेक्टर्स, वैसे तो कोई नहीं, मदर खुद एक, तो फादर और विलेजर्स, ये 3 कैरेक्टर्स है। कैरेक्टर्स में से नहीं पूछेगा आपको, फेमस कॉट जरूर पूछ सकता है कि माई मदर ओनली सेड, लास्ट लाइन है उसकी, माई मदर ओनली सेड थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पेयर्ड माई चिल्ड्रन, कि भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया कि तुमने मुझे चुन लिया और मेरे बच्चों को छोड़ दिया, ठीक है। तो ये चीज़ है। दूसरी बात, थीम्स क्या है इनकी, तो एक तो अर्बन एलियनेशन, ये याद रखना क्योंकि अलग है, जो भी अलग हो ना सभी से वो आपको याद रखनी है। ये शायद क्वेश्चन भी एक बार आया था आई थिंक। तो अर्बन एलियनेशन की जो थीम है वो निसिम इज़ेकल की पोएट्री में मिलती है, बाकी सब तो मिलती है। इंडियन आइडेंटिटी की बात करते हैं, उसके बाद लव की तो सभी करते हैं, लोनलीनेस, रिलीजियस हिपोक्रेसी की भी ये बात करते हैं, सुपरस्टिशन की ये बात करते हैं, और आयरनी, एवरीडे लाइफ, सर्च फॉर मीनिंग, द मंडेन मतलब रोजमर्रा की जिंदगी। उसके बाद डिसइल्यूजनमेंट, मोहभंग, उसकी बात ये करते हैं। और कुछ इनकी एक जो मेन चीज़ इनके लिए याद रखनी है वो है इनको अवार्ड्स, कि कौन सा मिला था, साहित्य एकेडमी अवार्ड इनको मिला था, और किसके लिए मिला था, लेटर डे साउंड्स, और इनको पद्मश्री भी मिला था, ठीक है। उसके बाद अदर पोएम्स कौन सी है, 60 पोएम्स, द अनफिनिश्ड मैन, द थर्ड, और कलेक्टेड पोएम्स, ये जो एक एंथोलॉजी है, कलेक्शन है पोएम्स का, 1952 से 88 तक ये चलता रहा था, ठीक है। तो वो क्या पब्लिश बीच बीच में होती रहती है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है इनके बारे में, बस ये इतना लास्ट है, उसके बाद हम ख़त्म करेंगे इसको। तो इन्होंने क्या किया है कि एक तो इंडियन पोइट्री को एक न्यू डायरेक्शन दी है, ठीक है, मूविंग अवे फ्रॉम रोमांटिसिज्म टू अ मोर रियलिस्टिक एंड मॉडर्न सेंसिबिलिटी। सिर्फ चीज़ों को फैंटेसाइज करना, रोमांटिसाइज करना, उससे आगे निकलकर इन्होंने क्या दिया है, एक रियलिस्टिक और मॉडर्न सेंसिबिलिटी दी है, एक नई समझ दी है। नॉन फॉर इस प्रिसाइज लैंग्वेज, एकदम क्लियर, प्रिसाइज मतलब क्लियर, आयरनिक टोन, जो व्यंग वाली भाषा है, एंड रियलिस्टिक पोर्ट्रियल ऑफ अर्बन इंडिया, कि भारत की जो, देखो ज़्यादातर लोगों ने क्या किया था, गांव के कल्चर के बारे में बताया था, इन्होंने अर्बन कल्चर के बारे में भी बताया था, स्पेशली मुंबई के बारे में बात की गई है। दूसरी बात, फाउंडेड द इन्फ्लुएंशियल लिटरेरी जर्नल, ये याद रखना, क्वेस्ट एंड पोइट्री इंडिया, इन्होंने क्या किया था, ये लिटरेरी जर्नल्स शुरू किए थे, ठीक है। क्वेस्ट एक तो हो गया, एक क्वेस्ट आपका, और दूसरा था पोइट्री इंडिया। इसमें क्या करते थे कि चीज़ें जो है वो लिखते रहते थे उसमें, ठीक है, पोइट्री जो है टाइम टाइम पे पब्लिश इनकी होती रहती थी।
और हिज Jewish Ben Israel community background often subtly influenced his themes of alienation and belonging. ठीक है, क्योंकि ये जूइश कल्चर से थे, एक ज्यू थे, तो आप सभी को पता ही है कि ज्यूज के ऊपर क्रिश्चियंस ने बहुत सारा वो किया था, कई सारी लड़ाइयाँ थी, कॉन्फ्लिक्ट्स थे, तो एलियनेशन की इनकी थीम जो है वो इस वजह से, बैकग्राउंड की वजह से आती है. सो दैट्स इट फॉर टुडे. प्लीज स्टॉप द रिकॉर्डिंग.